Hello, all of you. I'm Neha Singh, and welcome to all of you on SST Funda YouTube channel. I'm here today with the class 7, chapter 6 of Geography, Natural Vegetation and Wildlife. I'm always tell you that कि जब भी हम बात करते हैं चैप्टर की, we always starts from the चैप्टर नेम. हमेशा हमें स्टार्ट करना चाहिए कहाँ से? चैप्टर के नेम से. उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन चैनल की मिलती रहे. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इट मीन्स कि नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे हम इस चैप्टर में. नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है? नेचुरल, दिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम अ नेचर. नेचर मीन्स जो चीज़ अपने आप, है ना, प्रकृति हमें देती है, लाइक जिसपे ह्यूमन बीइंग का कुछ लेना देना नहीं है, उसको हम नहीं ग्रो कर सकते या हम उसको बना नहीं सकते नए सिरे से. ऐसी चीज़ें नेचुरल हैं, अपने आप प्रकृति से हमें मिलती हैं. वेजिटेशन, वेजिटेशन वर्ड को आप रिलेट कर सकते हैं वेजिटेबल से. वेजिटेबल मीन्स प्लांट्स, है ना. वेजिटेबल कहाँ से मिलती हैं हमें? प्लांट से. तो वेजिटेशन मीन्स कि जो वेजिटेबल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो फ्लावर्स हैं या ट्रीज हैं, उनके बारे में. नेचुरल वेजिटेशन आई थिंक डिफाइन हो गया आपको कि क्या होता है. जो चीज़ें प्रकृति के द्वारा, जो ऐसी वेजिटेशंस, ऐसे प्लांट्स, ट्रीज जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे. एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड मीन्स जो जंगलों में रहते हैं ना, जो खूंखार जानवर होते हैं. लाइफ मतलब जो लोग वहाँ रहते हैं. कौन रहता है जंगल में? तो जंगली जानवर ही रहेंगे. तो उनके बारे में अभी तक हमने अपने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने अर्थ की लेयर्स पढ़ी हैं, एटमॉस्फेयर पढ़ा है, हाइड्रोस्फेयर पढ़ा है. तो जब हमारी अर्थ क्रिएट हो गई, उसमें एटमॉस्फेयर आ गया, उसमें हाइड्रोस्फेयर मिल गया, तो इट मीन्स कि अब बारी है बायोस्फेयर की. और बायोस्फेयर में कौन सी चीज़ें रहती हैं? हमने एनवायरनमेंट चैप्टर में ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. बायोस्फेयर में कौन सी चीज़ें होती हैं? बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना. तो जीवित चीज़ें, और जीवित चीज़ों में हम प्लांट को भी रखते हैं और एनिमल्स, बर्ड्स, है ना, इंसेक्ट्स, इनको भी रखते हैं. तो आज हम इस चैप्टर में इन्हीं बायोस्फेयर्स के जो क्राइटेरियाज है ना, ह्यूमन बीइंग के बारे में तो नहीं, लेकिन हम बात करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इनके बारे में. क्योंकि किसी भी जो बायोस्फीयर है ना, वो वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है. वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ हैं वो कितनी अवेलेबल हैं, किस मात्रा में अवेलेबल हैं, इस पे डिपेंड करता है. इस चैप्टर में आपको स्टार्टिंग में एक छोटी सी स्टोरी के साथ बताया गया है. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर विद दैट स्टोरी. सलीमा वॉज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप. सलीमा एक लड़की है जिसको कि स्कूल की तरफ से समर कैंप में पार्टिसिपेट करती है वो अपने स्कूल से, और वो अपने क्लासमेट्स के साथ उसको जाने का मौका मिलता है शिमला, हिमाचल प्रदेश. ओके, वो वहाँ जाती है और देखती है, वो कैसे देखती है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, वो कैसे चेंज हो रहा है. आप भी कहीं कभी घूमने जाते हैं तो आपको दिखता है ना कि जहाँ पे पानी ज़्यादा है ना, वहाँ पे जहाँ पे मानसून ज़्यादा होता है, वहाँ पे हरा भरा रहता है हमेशा. और जहाँ जितना ड्राई एरिया है, जहाँ पानी की कमी है, वहाँ की वेजिटेशन उतनी ही थॉर्नी बुशेस या फिर कैक्टस, ऐसे पौधे हमें मिलते हैं. तो कैसे डिपेंड करता है? वेजिटेशन टोटल डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग. जैसा जहाँ का क्लाइमेट होगा, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों ही उसी के अकॉर्डिंग होंगे. तो सलीमा जाती है हिमाचल प्रदेश, शिमला, और कैसे कैसे जब वो एंटर कर रही होती है शिमला में और हिमाचल प्रदेश में, तो कैसे कैसे उसको चेंजेस मिलते हैं ये देखते हैं. और आप खुद भी इस चीज़ को नोटिस करिए, जब भी आप कहीं बाहर जाइए आप ज़रूर इस बात पे नोटिस करिए कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ की वेजिटेशन कैसे चेंज हो रही है. ओके, तो शी वॉज टू सी द चेंजेस इन अ लैंड फॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन. और वो जैसे जैसे सरप्राइज हो रही है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है हिमाचल प्रदेश में, उसको देखने को मिल रहा है कि अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स मिल रहे हैं. लैंड फॉर्म से क्या मतलब है? लैंड फॉर्म्स मैंने आपको बताया है लास्ट चैप्टर में. लैंड फॉर्म्स हैं माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. ओके, तो जितना हम प्लेन्स एरिया में रहते हैं, है ना, उतना हमें जो समतल मिलता है, ज़मीन जो है, सरफेस है अर्थ का. और जितना हम ऊपर बढ़ते हैं, जितना हम एल्टीट्यूडली ऊपर चलते हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ क्या देखने को मिलते हैं हमें?
हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो जब वो आगे बढ़ रही है, हिमाचल प्रदेश कैसा एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है हिमाचल प्रदेश में, वैसे वैसे उसको क्या दिख रहा है, उसको लैंडफॉर्म्स, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स मिल रहे हैं, उसको माउंटेन्स दिख रहे हैं, हिल्स दिख रहे हैं, और वैसे ही नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज हो रही है। बस क्लाइंब हायर एंड हायर, जैसे जैसे बस ऊपर की तरफ बढ़ रही है, द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स, उसको देखने को मिल रहा है कि जो फुट हिल्स है ना, जो हिल्स आपने हमेशा देखा होगा, जैसे नैनीताल या मसूरी, शिमला ऐसी जगह जाओगे ना, तो आप देखोगे कि एक साइड तो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, हिल्स होते हैं, और दूसरी साइड खाई होती है, उनको हम फुट हिल्स बोलते हैं। ओके, उसको वहाँ पे क्या दिख रहा है, डीप जंगल्स, बहुत घने घने पेड़ों के जंगल वहाँ पे दिख रहे हैं। कंप्राइजिंग साल एंड टीक स्लोली डिसअपेयर्ड, अब वो देख रही है कि धीरे धीरे, जो शुरू में जब उसने एंटर किया था हिमाचल प्रदेश के एरिया में, तब उसने देखा था वहाँ पे कि साल और टीक के जो पेड़ हैं, ये एक्चुअली ट्रीज के नेम हैं। ओके, तो वो उसको बहुत सारे वहाँ पे मिल रहे थे, लेकिन जब वो आगे और हायर एंड हायर उसकी बस आगे बढ़ती जा रही थी, उतने ही वो साल और टीक जो ट्रीज हैं वो डिसअपेयर हो गए, वो दिखने बंद हो गए। उसकी जगह पे उसको क्या दिखने लगा, शी कुड सी टॉल ट्रीज, उसको लंबे लंबे पेड़ दिखने लगे, विथ थिन पॉइंटेड लीव्स, और ऐसे पेड़ दिखने लगे जिनकी पत्तियां पॉइंटेड हैं, नुकीली हैं, एंड कोन शेप्ड कैनोपीज, और वो कोन शेप में है। आपने पेड़ देखा है क्रिसमस का, है ना, तो जितना आप पहाड़ी एरिया में जाएंगे ना, आपको उसी तरीके के जो पेड़ हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो कोन शेप में होते हैं और जिनकी जो लीव्स हैं वो पॉइंटेड होती हैं। ओके, एंड माउंटेन स्लोप्स, शी लर्न दैट दोज वर कॉनिफोरस ट्रीज, उसको ये चीज़ उसको याद आई, या उसने ये सीखा कि इन ट्रीज को हम कैसे ट्रीज बोलते हैं, कॉनिफरस, कौन बनाते हैं ना ये ट्रीज, तो इसलिए इनको हम कॉनिफरस ट्रीज बोलते हैं। शी नोटिस ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज, उसने देखा कि ब्लूम्स, बहुत चमकीले से फूल भी दिख रहे हैं लंबे लंबे टॉल ट्रीज पे। दीज वर द रोडेंड्रॉन्स, इनको रोडेंड्रॉन्स बोलते हैं, जो छोटी छोटी श्रब्स या हर्ब्स जो पहाड़ों पे मिलती है ना, ये एक प्रकृति का आपका एक टाइप का आपका ना वेजिटेशन हो गया है ना, श्रब्स हर्ब्स हो गए, तो ये वहाँ पे मिलते हैं हिली स्टेशंस, जो हिली एरियाज हैं। फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रैवलिंग अप टू रोहतंग पास, जैसे जैसे वो मनाली से रोहतंग पास की तरफ बढ़ रहे थे, शी सा दैट द लैंड वॉज कवर्ड विद द शॉर्ट ग्रासेस एंड स्नो इज सम प्लेसेस, उसने देखा कि लैंड कवर्डेड है छोटी छोटी ग्रासेस से, और उनके ऊपर स्नो भी उसको कहीं कहीं देखने को मिल रही है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने लैंड फॉर्म्स के चैप्टर में, है ना, वहाँ पे कैसे क्या है, जब आप एल्टीट्यूड बढ़ता है तो क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, जिससे कि ठंड बढ़ती है। फ्रॉम सलीमास ऑब्जर्वेशन, अब उसने ऑब्जर्व किया हर चीज़ को, उसने हिल स्टेशन, वहाँ की ग्रास, वहाँ के पाम ट्रीज, कॉनिफरस ट्रीज को ऑब्जर्व किया। We surmise that there is a close relationship between the height of land and character of vegetation. उसने देखा और समझने की कोशिश की कि जैसे जैसे हम हाइट और ऑफ लैंड, जैसे जैसे हम धरती की ऊंचाई पे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही वैसे जो हमारी वेजिटेशन है वो भी, उसके भी जो कैरेक्टर्स हैं, उसके भी जो गुण हैं वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं। विद द चेंज इन हाइट, जैसे वो हाइट पे ऊपर बढ़ते हैं, द क्लाइमेट चेंज होता है, ऊंचाई पे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, एंड द चेंज इज नेचुरल वेजिटेशन, और जिसकी वजह से वेजिटेशन भी चेंज होता है। ओके, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ग्रोथ, वेजिटेशन की ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, पहली चीज है टेम्परेचर और दूसरी चीज है मॉइस्चर। देखिए सॉइल, वेजिटेशन कहाँ होगा, जहाँ सॉइल होगा, सॉइल तो उसको सब जगह मिल रही है, सिर्फ शिमला में भी मिल रही है, उसको उत्तर प्रदेश में भी मिल रही है, उसको महाराष्ट्र में भी मिल रही है और तमिलनाडु में भी मिल रही है, लेकिन डिफरेंट क्या आ रहा है कि जब वो शिमला में है तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है ना, वहाँ ठंड ज़्यादा रहती है थ्रू आउट ईयर, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है। जब वो उत्तर प्रदेश की सॉइल की बात करें या क्लाइमेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कैसा होता है, वहाँ पे
पूरे 12 महीने में अलग अलग मौसम होते हैं, ठंड होती है, स्प्रिंग सीज़न आता है, समर सीज़न होता है, मॉनसून सीज़न, अलग अलग सीज़न होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ हमें वेजिटेशन देखने को मिलती है। जब आप महाराष्ट्र में आते हो तो वहाँ मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है, वहाँ ब्लैक सॉइल मिलती है आपको, तो वहाँ का फिर क्लाइमेट चेंज होता है। फिर जब आप तमिलनाडु में आते हो तो वो कोस्टल एरिया हो जाता है, वहाँ का टेम्परेचर अलग। तो वेजिटेशन फुल्ली किस पे डिपेंड करता है? पहला टेम्परेचर पे एंड द सेकेंड इज क्लाइमेट पे। क्लियर? तो मॉइस्चर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि उस जगह का वेजिटेशन कैसा होगा। इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। और उसके बाद दूसरी चीज डिपेंड करती है स्लोप्स, कि वो कहाँ पे हैं। जैसे हिल स्टेशंस पे कैसे पेड़ होते हैं, हिल के ऊपर होते हैं, तो उनको उतनी गहरी सॉइल नहीं मिल पाती है जिससे वो अपनी जो रूट्स हैं उनको ज़्यादा वो फैलाएं, है ना, उनको पत्थर मिल जाते हैं कुछ टाइम बाद। लेकिन वही अगर आप बात करें कोस्टल एरिया की, या बात करें आप जो गैंगेटिक प्लेन एरिया है, वहाँ पे कैसे एल्यूवियल सॉइल मिलती है, जिसकी वजह से रूट्स बहुत अंदर तक जाती हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। तो 4 फैक्टर्स आपको लर्न करने हैं। कैसे? ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन के 4 फैक्टर्स क्या हैं? टेम्परेचर, मॉइस्चर और स्लोप एंड द थिकनेस ऑफ सॉइल। The type of thickness of natural vegetation varies from place to place because variation in these factors, ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलती हैं, जिसकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन भी डिफरेंट होता है। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। हमने नेचुरल वेजिटेशन को 3 अलग अलग बड़ी कैटेगरीज में अलग कर दिया, जिससे आपको समझने में ईजी हो। द फॉरेस्ट, सबसे पहले हमने उसको डिफाइन किया है फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट हम सबको पता है, बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े ट्रीज, है ना, इनको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। दूसरा ग्रासलैंड्स, ऐसी वेजिटेशन जो ग्रासेस हों, जिनको हम 4 फीट तक अगर आप उनको जैसे जज करें ना कि ग्रासलैंड्स किनको कहेंगे, तो ग्रासलैंड्स ऐसे एरिया जहाँ जिन प्लांट्स की ऊंचाई लगभग 4 से 4.5 फीट के बीच में होती है, उनको हम ग्रासलैंड्स कहते हैं। जैसे आप देख लो, वीट का जो प्लांट होता है, राइस का प्लांट होता है, मेज का प्लांट होता है, इनकी हाइट मैक्सिमम ऐसे ही होती है ना 4 to 4.5 फीट की, तो इनको हम ग्रासलैंड्स में रखते हैं। ओके, इनके प्लांट्स को। श्रब्स कौन से होते हैं? थॉर्नी बुशेस, श्रब्स ग्रो इन अ ड्राई रीजन। जो भी ड्राई रीजन के होते हैं ना श्रब, झाड़ियाँ, बुशेस, जैसे बबूल, कीकर, ये कैसे हैं? ये ड्राई, इनको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है ना, ये कम पानी में भी अपना काम चला लेते हैं। लेकिन इसकी वजह से ये कैसे हो जाते हैं? इनका फीचर कैसा हो जाता है? थॉर्नी हो जाता है, ये कांटेदार होते हैं। कैक्टस ले लो आप, तो इस वजह से इनको 3 कैटेगरीज में हमने डिफाइन किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम इनको इस चैप्टर में भी रीड करेंगे। तो आ जाते हैं सबसे पहले वाले पे, फॉरेस्ट विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। ये फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलते हैं? जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल ज़्यादा मात्रा में मिलता है, मतलब टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छे से कर सकता है ट्री, और दूसरा रेनफॉल, उसको पानी भी खूब ज़्यादा मिलता है। डिपेंडिंग अपॉन दीज फॉरेस्ट डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। अब ये डिपेंड करता है फैक्टर्स सारी चीज़ों पे। ज़रूरी नहीं है ना कि पानी हर जगह बहुत ज़्यादा बरसे, ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर हर जगह इक्वल रहे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इनकी वजह से फॉरेस्ट भी डिफरेंट तरह के होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, कुछ थोड़े से ओपन होते हैं। आगे अभी हम लोग इसको और भी डीप तरीके से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है ग्रासलैंड विच ग्रोज इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। जहाँ पे मॉडरेट रेन मतलब एक लमसम एरिया, जिसको हम बोलते हैं ना लमसम बारिश होती है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा कम होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको हम मॉडरेट रेन बोलते हैं, और उस जगह पे मोस्टली हमें ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। लास्ट है श्रब्स। आई टोल्ड यू कि थॉर्नी श्रब्स एंड श्रब्स ग्रोज इन अ ड्राई रीजन। जो श्रब्स होते हैं वो ड्राई रीजन, सूखे एरिया में होते हैं, जहाँ पे पानी की कमी होती है या बारिश बहुत कम मात्रा में होती है। चलिए सबसे पहले फिर से सलीमा की स्टोरी पे आ जाते हैं। सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विथ हर फादर। उसने भी अपना, जब वो वहाँ ट्रिप से वापस आई तो उसने अपने फादर को उसकी अपने एक्सपीरियंस बताई कि मैंने वहाँ क्या क्या चीज़ें देखी, क्या चेंजेस देखे। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। उसके फादर भी बहुत जगह पर वर्ल्ड में जा चुके थे।
He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of different continents. उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंसेस जो सलीमा है उससे बताए कि मैं भी जब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जाता हूँ तो टेम्परेचर और क्लाइमेट डिफरेंट होने की वजह से मुझे भी वहाँ मैंने भी देखा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है. ही मैंशन अबाउट कॉनिफोरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन. उन्होंने ये भी बताया कि कॉनिफोरस फॉरेस्ट जो होते हैं, कॉनिफोरस मैंने आपको बताया जिनकी कोन जैसे शेप होते हैं. आप सिंपल से जब भी कॉनिफोरस फॉरेस्ट या कॉनिफोरस ट्री का नाम आए ना, आप हमेशा जो क्रिसमस पे ट्री होता है ना उसको हमेशा रिमाइंड करें कि उसको हम कॉनिफोरस ट्री भी बोलते हैं और कॉनिफोरस वो जो फॉरेस्ट होते हैं कॉनिफोरस ट्रीज के उनको हम कॉनिफोरस फॉरेस्ट बोलते हैं. तो उन्होंने बताया कि मोस्टली ये जो कॉनिफोरस फॉरेस्ट हैं ये हमें पोलर रीजन में देखने को मिलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट. और थॉर्नी कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ देखने को मिलती हैं? डेजर्ट में. या कैक्टस कहाँ देखने को मिलते हैं? डेजर्ट में, जहाँ पे पानी की कमी होती है. थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन एंड मैनी मोर. और उन्होंने बताया कि हार्डवुड फॉरेस्ट, हार्डवुड किसका होगा? जो ट्रीज बहुत मोटे होंगे, बहुत लंबे समय से उनको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, उनको सॉइल भी परफेक्ट मिल रहा है, उनको टेम्परेचर भी परफेक्ट मिल रहा है, उनको रेन भी परफेक्ट मिल रहा है, तो वो ट्री कैसे हो जाते हैं? खूब बड़े बड़े हो जाते हैं, उनकी जो स्टेम्स हैं वो खूब मोटी हो जाती हैं. तो उन्होंने बताया कि ऐसे फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलते हैं? हार्डवुड फॉरेस्ट ऐसे मिलते हैं हमें ह्यूमिड रीजन में. ओके, तो उन्होंने भी अपना जो एक्सपीरियंस है वो सलीमा के साथ शेयर किया. सलीमा रियलाइज द हिमालयाज हैव ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ वेजिटेशन. सलीमा ने बताया या रियलाइज किया कि हिमालय जो जगह है ना जहाँ पे हिमालय हमारा फॉरेस्ट है या माउंटेन है, वहाँ पे उसने सब तरीके की वेजिटेशन उसने देखी है. वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू द पोलर. आप डिफरेंट देख सकते हैं, जितना आप इक्वेटर के पास आएंगे उतना गर्म एरिया है, ठीक है, तो वहाँ की वेजिटेशन डिफरेंट होगी. और जितना ही आप पोलर रीजन्स की तरफ बढ़ेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ, उतना ही आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलेगी. नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कंडीशन. लर्न कर लीजिए कि नेचुरल वेजिटेशन का मेन क्या फैक्टर है जिसकी वजह से वो चेंज होती है? इट इज़ अ क्लाइमेट फैक्टर. Different type of natural vegetation of the world with other characteristics, feature and wildlife inhabiting there. Different kind of लोग जो vegetation है वो हमें different kind of area में मिलती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो भी डिफरेंट होते हैं. अब आप एक बात सोचिए, अगर आप डेजर्ट एरिया में हैं, ठीक है, आप जैसे अफगानिस्तान में है, वो डेजर्ट एरिया है मोस्ट, है ना, तो अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ऊँट लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि उसको पानी की कमी है वहाँ पे, और वहाँ पे आप ऊँट ईजिली रह सकता है, ठीक है. लेकिन अब आप, और पोलर बियर कहाँ रह सकता है? पोलर रीजन में रह सकता है. अब आप पोलर बियर को, जो ठंडे प्रदेश में रहने वाला प्राणी है, उसको आप अफगानिस्तान में ले आओ, और अफगानिस्तान का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है उसको, ऊँट को आप ले जाओ पोलर रीजन में रख दो, तो क्या होगा? दोनों ही अपने जो सर्वाइव है वो नहीं कर पाएंगे और वो वहाँ मर जाएंगे. तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि वाइल्ड लाइफ भी उसी के अकॉर्डिंग है हर जगह पे जैसा वहाँ का क्लाइमेट है, ठीक है. पोलर रीजन में हमें पोलर बियर हो गए, या फिर ठंडे प्रदेशों में जैसे शिमला में है तो वहाँ याक देखने को मिलता है, जिससे वो पहाड़ों पे इजीली चढ़ सकता है, उसको ठंड नहीं लगती है क्योंकि उसके फेदर बहुत ज़्यादा होते हैं. तो इस तरीके की चीज़ें, वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन दोनों चेंज होते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग. चलिए सबसे पहले पे आ जाते हैं. क्या बताया था मैंने आपको? 3 चीज़ें, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और जो थॉर्नी बुशेस होती हैं, श्रब्स, है ना. तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट की बात करेंगे, जो कि 6 टाइप के फॉरेस्ट में हमने इनको अलग अलग क्राइटेरिया में डिफाइन किया है. फर्स्ट आ जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. नाम से पता चल रहा है एवरग्रीन, जो हमेशा हरा भरा रहता है. इसके एक वर्ड को याद रखो, हमेशा हरा भरा रहने वाला. और ट्रॉपिकल कौन सा हो गया? जो टॉरिड एरिया में पाया जाता है. कहाँ पाया जाता है? टॉरिड एरिया में. दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ऑल इसको रेन फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट है वो भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है.
दिस थिक फॉरेस्ट ऑकर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर। ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जो इक्वेटर के आसपास के एरिया में मिलते हैं। एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक्स और इक्वेटर के बीच के एरिया में मिलते हैं। दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ये ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे साल गर्मी भी रहती है और रेनफॉल भी अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बड़े बड़े ट्रीज ग्रो होने में उनको हेल्प मिलती है। एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ पे कभी भी पूरी तरीके से ड्राई सीजन नहीं होता कि सूखा नहीं पड़ता है। ओके, द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। जो पेड़ हैं वो भी अपनी सारी पत्तियां एक साथ नहीं छोड़ते हैं, कभी किसी पेड़ ने छोड़ी है कभी किसी ने, तो ये हमेशा हमको देखने में कैसा लगता है, हरा भरा ही दिखता है। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, और यही रीजन है कि जिस वजह से हम इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर रेन फॉरेस्ट कहते हैं। The thick canopies of the closely spaced trees do not allow to sunlight to penetrate inside the forest even the daytime. कभी कभी क्या होता है, जो ये आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, आप जैसे सोचो ये एक ट्री है, आपको ये पिक्चर में भी दिख रहा है, एक ट्री है, उसी के पास जस्ट दूसरा है, तीसरा है। अब ये इतना ज़्यादा, कैनोपी मीन्स होता है ना छाते जैसा जो आकार होता है, आपने देखा है जैसे बरगद का ट्री है वो कैसा होता है, नीचे से एक स्टेम पे है और ऊपर से पूरा ऐसे छाते की तरह, अम्ब्रेला की तरह फैल गया है, तो इसको हम कैनोपी बोलते हैं। ओके, तो ये बहुत सारे ट्री मिलके क्या करते हैं, एक कैनोपी जैसा क्रिएट कर लेते हैं और इतना घना क्रिएट करते हैं, इतना ज़्यादा डेंस होता है, लीव्स इनकी इतनी पास पास होती हैं कि क्या होता है कि जो सनलाइट होती है ना डे टाइम में, वो भी नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। कहाँ नीचे तक, जो हमारा लैंड सरफेस है वहाँ तक। अब उसका असर क्या पड़ता है, हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एबोनी, महोगनी एंड कॉमन हियर। हार्डवुड ट्रीज कौन से यहाँ पे कॉमन हैं, जो सबसे ज़्यादा मिलते हैं, एक तो रोजवुड मिलता है, एबोनी, महोगनी, ये सारे पेड़ यहाँ पे बहुत कॉमन है, मिलते ही हैं। तो मैंने आपको बताया कि उसका रीज़न क्या पड़ता है, अगर ये इतनी घनी कैनोपी, इतना डेंस कैनोपी बना लेंगे तो उसका क्या रीज़न पड़ेगा, उसकी वजह से जो नीचे का लेयर है ना, वहाँ पे छोटे छोटे श्रब्स, हर्ब्स या फिर जो क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ये भी वहाँ पे उग जाते हैं। जैसे आपने मूवीज़ देखी होंगी, जो एनाकोंडा या ऐसी कोई मूवीज़ देखते हैं ना, उसमें कैसा दिखाते हैं जंगल में, कि इतना घना जंगल है बिल्कुल, है ना, अंधेरा सा है उसमें, और नीचे भी क्रीपर्स और क्लाइंबर्स फैले हुए हैं। क्यों फैले हुए हैं, क्योंकि वो जो सनलाइट है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती है, इतने घने जंगल हैं। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज कॉल्ड एवरग्रीन क्योंकि ये हमेशा पूरे साल एवरग्रीन रहते हैं। इनको रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं और ये इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के बीच के एरिया में पाए जाते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट फॉरेस्ट कंप्लीट हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस आर द मॉनसून फॉरेस्ट। ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जो मॉनसून जो एरिया है या समय पे पाए जाते हैं। फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। मोस्टली जो डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं ये इंडिया में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ मॉनसून का सीजन लगभग रहता है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड द सेंट्रल अमेरिका, इन तीन पार्ट में सबसे ज़्यादा, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं डिफरेंट जगह पे, जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, केरला हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया यहाँ पे। फिर ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में पाए जाते हैं और सेंट्रल अमेरिका। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमेशा सीजन चेंज होते रहते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन अ ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। ये वाटर को बचाने के लिए क्या करते हैं, अब जितना ज़्यादा पत्तियां रहेंगी उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज़्यादा पानी ज़्यादा अब्जॉर्व करेगा ट्री। तो पानी को बचाने के लिए आप कह सकते हो कि ड्राई सीजन के टाइम पे ये जो ट्रीज होते हैं ये वाटर कंजर्व करने की वजह से ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। ये हार्डवुड ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं। कौन कौन से फेमस हैं, 4, साल, टीक, नीम, शीशम। इन सब का ही नाम हम सुनते रहते हैं। अपने इंडिया में तो सबसे ज़्यादा नीम हर घर में मिलता है, हर आपको आसपास एरिया में नीम के पेड़ तो देखने को मिल ही जाते हैं, है ना।
हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। हार्डवुड ट्रीज सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं फर्नीचर बनाने के लिए। ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, जैसे आपने बिल्डिंग्स बनती हैं तो उसमें आप विंडो, डोर, ये सारी चीज़ें लगाते हो, है ना। तो ट्रांसपोर्ट के लिए हो गया, जैसे बैलगाड़ी बनाते हैं तो उसमें भी आप इन्हीं ट्रीज, हार्डवुड ट्रीज का ही यूज़ करते हो। टाइगर्स, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स। इन डेसिडुअस फॉरेस्ट में कौन से एनिमल्स बहुत कॉमन हैं जो आपको मिलते ही हैं? टाइगर, लॉयन, एलिफेंट्स, लंगूर एंड मंकीज। ओके, ये रहा आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ते हैं। हम लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म की वजह से नेचुरल वेजिटेशन में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में समझ लिया, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और श्रब्स के बारे में समझ लिया, और 2 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में भी हमने समझ लिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने जो रेस्ट हमारे फॉरेस्ट, 4 फॉरेस्ट अभी हमारे रह गए हैं उनके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे ग्रासलैंड्स और श्रब्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।